नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हिंदी कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हाँ, तो आज हम जो पाठ 5 काव्यखंड कृपाराम खिड़िया के द्वारा लिखित सोरठे राज्य का सोरठा, ठीक है, उस पाठ के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है उनको हम मौखिक रूप से समझेंगे। पहला प्रश्न इसके अंदर है कि राज्य का मूल नाम क्या था। राजा राम, रजिया या रामदेव। तो राज्य का मूल नाम राजा राम था। अगला प्रश्न कि दूध और जल की मिलावट को कौन अलग कर सकता है। कौवा, कोयल, तोता, राजहंस। तो क्या होगा? राजहंस। फिर कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि के अनुसार बल, पराक्रम और हिम्मत के अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 4, दूध एवं नीर अर्थात जल को कौन अलग कर सकता है। तो आपका जो सेकंड या दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसी का उत्तर इसमें होगा कि दूध एवं नीर को राजहंस अलग कर सकता है। फिर अगला पांचवा प्रश्न, कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। तो इसका उत्तर आपका बनता है कि कवि के अनुसार शत्रु, रोग और आग, इन तीनों का उपाय आरंभ में ही कर लेना चाहिए या पहले ही कर लेना चाहिए, अन्यथा ये नुकसानदायी होते हैं। फिर हमारा छठा प्रश्न कि कौन सी जगह चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। बहुतायत यानी अधिक मात्रा में। तो आपको उसका उत्तर लिखना है मलयगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। सातवां प्रश्न कि किसके घाव कभी नहीं भरते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि जीव अर्थात बुरे वचनों या कटु वाणी के घाव है वो कभी नहीं भरते हैं। फिर हमारा लघुत्रात्मक प्रश्न, इनको समझेंगे कि इसमें संकलित अंश के अनुसार किस नगरी में या किस नगर में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर कवि कृपाराम खिड़िया है वो अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस नगर या जिस गांव में गुण और अवगुण में, मूर्ख और विद्वान में कोई भेद नहीं हो, दोनों को समान ही रूप से तोला जाए, समान ही रूप से आदर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उस नगर में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो वास्तव में विद्वान है, जो स्वाभिमानी है, जिसका व्यवहार ज्ञान से भरा हुआ है, तो वो व्यक्ति वहाँ पर निर्वाह नहीं कर सकता है। तो कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों के बीच में रहने से, ऐसे गांव या नगर में रहने से तो अच्छा है कि हम निर्जन वन के अंदर जाके रहें या जंगल में जाकर रहें। फिर 9वां प्रश्न आपका कि अस्वाभाविक मित्रता, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। 9वां और 10वां दोनों ही बार बार आते भी हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं। संकलित अंश के आधार पर बताइए। अस्वाभाविक मित्रता अर्थात विरोधी या विपरीत के प्रति जो है मित्रता, जिसमें शत्रुभाव होता है। तो यहाँ पे कि मित्रता सदा स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए, अर्थात मित्रता
में दोनों का हित हो, दोनों में स्वाभाविक सरलता हो, किसी में कोई स्वार्थ की भावना नहीं हो, तो ऐसे व्यक्तियों में मित्रता रहेगी तो वो मित्रता निभेगी। और संकलित पद, उसमें एक उदाहरण दिया गया है चूहा और बिल्ली का उदाहरण, कि अगर चूहा और बिल्ली दोनों ही आपस में मित्रता करेंगे तो दोनों ही परस्पर विरोधी है और दोनों में ही शत्रुता का भाव है, दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि एक शिकारी है और दूसरा शिकार है। ठीक है, तो शिकारी कौन है? बिल्ली, और शिकार कौन है? चूहा। एक कमजोर है, एक ताकतवर है। तो ऐसी स्थिति में जो चूहा अगर बिल्ली से मित्रता करेगा तो चूहे के लिए ये दोस्ती है वो महंगी पड़ जाएगी, ये मित्रता महंगी पड़ सकती है, क्योंकि बिल्ली कभी भी चूहे को अपना शिकार बना सकती है। तो ऐसे में स्वार्थी व्यक्ति के साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही जन्मजात विपरीत गुण है और विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ मित्रता हमेशा हानिकारक होती है। ठीक है, तो अस्वाभाविक मित्रता के निश्चित ही घातक परिणाम होते हैं। फिर हमारा प्रश्न संख्या 10 कि जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है, संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जन्मजात, जो जन्म से जो गुण होते हैं, आनुवांशिक गुण जो होते हैं, उसके अंदर बदलाव है वो असंभव होता है, या बदलाव की कितनी भी कोशिश की जाए लेकिन फिर भी वो अपना रंग है वो दिखाई देता है। तो इसको समझते हैं कि हर प्राणी जन्म के साथ एक विशेष स्वभाव और आवरण लेकर पैदा होता है, ये उसका प्राकृतिक गुण होता है। और जो प्राकृतिक गुण जो जन्मजात पाए जाते हैं उसको बदल पाना संभव नहीं होता। तो इसमें कवि ने जो आँख का जो पौधा है उसका उदाहरण दिया है कि आंकड़ा या आँख का जो पौधा है वो जन्म से कड़वा ही होता है, और एक जो स्वाभाविक रूप से जो दूध होता है, दूध ऐसे तो मीठा होता है लेकिन दूध आँख का भी होता है। आँख का जो दूध होता है वो कड़वाहट से भरा हुआ होता है। तो कवि ये कहता है कि जो जैसे हम जो अमृत दूध पीते हैं वो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक होता है, उसमें अगर हम शक्कर मिला देंगे तो वो मीठापन देगा, वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन ऐसे कहने को तो दूध आँख का भी है लेकिन उसके अंदर क्या है? कड़वाहट है। और ऐसी स्थिति में हम आँख के दूध को कितना भी मीठा बनाने का प्रयास करें, कितना ही उसके अंदर शक्कर को डाल दिया जाए, कितना भी उसके अंदर अमृत को डाल दिया जाए, लेकिन और कितना ही उसे अच्छी तरह से पका दिया जाए, लेकिन फिर भी उसकी कड़वाहट दूर नहीं हो सकती, क्योंकि ये उसकी जन्मजात विशेषता है। इसी प्रकार से कुछ जो जन्मजात व्यक्ति जो ईर्ष्यालु या द्वेषी होते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, मन के अंदर कपट भाव रखते हैं, तो ऐसी प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों को हम कितना भी प्रयास करें उनको बदलने का, लेकिन फिर भी उनको बदल पाना संभव नहीं है। तो यही चीज़, यही बात है कवि हमें कृपाराम जी जो है वो समझाने का प्रयास किया है उन्होंने आँख का उदाहरण देकर। फिर हम निबंधात्मक प्रश्नों को समझते हैं कि संकलित अंश के आधार पर हिम्मत एवं पराक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। संकलित यानी जो हमारी किताब के अंदर जो सोटे आए हैं उसके आधार पे कि हिम्मत और पराक्रम कैसे महत्वपूर्ण है। तो हिम्मत, पराक्रम और बल का कवि कृपाराम जी खिड़िया ने बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि इस संसार में जिसमें बल है, जिसमें हिम्मत है, जिसमें कुछ कर गुजरने का साहस है, वह व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को बदलकर, पराक्रम दिखाकर अपने कार्य को सिद्ध कर देता है। वो सफलता की ओर कदम बढ़ा लेता है और सफलता हासिल कर लेता है। ठीक है, अर्थात कि हिम्मत यानी मन से अगर व्यक्ति कुछ करने का ठान ले और उसके अंदर उस काम को करने की लगन हो तो वो आसानी से सफलता पा सकता है और अपने कार्य को सिद्ध कर सकता है। कि केवल आडंबर या हो हल्ला करने से कोई काम पूरा नहीं होता कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचकर
कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए कवि कृपाराम जी ने उदाहरण दिया है कि सिंह का उदाहरण, सिंह यानी शेर जैसे जंगल में रहता है, तो वो जन्मजात उसके अंदर स्वभाव है कि वो ताकतवर है, वो बली है, वो साहसी है, तो उसे किसी ने जंगल का राजा नहीं बनाया, बल्कि वो अपने ताकत के बल पर जंगल का राजा बना हुआ, अपने बल और पराक्रम के बल पर वो जंगल का राजा बना हुआ है, बल्कि किसी नकली या आडंबर वाले पशुओं ने उसको राजा नहीं बनाया। तो इसमें रंगे सियार का उदाहरण भी दिया गया है कि रंगा सियार जो वन में तरह तरह की आवाज़ें करता है, परंतु उसमें जरा भी हिम्मत नहीं रहती है, जबकि सिंह अपनी शक्ति के कारण ही मृगराज या वनराज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी बात का उदाहरण है कि सारे काम हिम्मत और बल पराक्रम के आधार पर आसानी से पूर्ण हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, और सभी लोग ऐसे ही लोगों को जो टिका रहता है, ऐसे ही लोगों को समाज में भी आदर मिलता है, और लोग अच्छे व्यक्तियों की आज्ञा का पालन करते हैं, और जो स्वयं आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, लोग उसको सम्मान देते हैं। इससे पता चलता है कि संसार में बल पराक्रम और हिम्मत से ही सम्मान मिलता है तथा जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो हिम्मत, बल और साहस के बिना जीवन निरर्थक हो जाता है। ठीक उसकी वैसी ही स्थिति होती है जैसे रद्दी कागज की हो जाती, कि रद्दी कागज को लोग कूड़े में फेंक देते हैं, उसी प्रकार से कायर जो व्यक्ति होता है, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की शक्ति नहीं होती, तो ऐसे व्यक्तियों को समाज में इज्जत नहीं मिलती है, सम्मान नहीं मिलता है। फिर ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 8, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो प्रश्न होंगे वो हम बाद में समझेंगे। प्रश्न नंबर 12 कि संकलित, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी रूप में हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। संकलित अंश के आधार पर वाणी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वाणी, जुबान का महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो कवि कृपाराम खिड़िया जो कि चारण शाखा के कवि माने जाते हैं, चारण शाखा के कवि हैं, उन्होंने वाणी का महत्व बताते हुए कहा है कि कोयल की वाणी है वो बड़ी मधुर लगती है, क्योंकि कोयल मीठा बोलती है, और मीठी वाणी के कारण कोयल से सभी अनुराग रखते हैं, प्रेम रखते हैं। और अगर दूसरा उदाहरण लें कोए का, जो कौवा है वो कड़वा बोलता है, अपनी कर्कशता के कारण कौवे की बोली को कोई पसंद नहीं करता, बल्कि सब उसकी कर्कशता के कारण, उसकी बुरी आवाज़ के कारण सभी उसको अनादर देते हैं या आदर नहीं देते हैं। वही समाज के अंदर भी भिन्न भिन्न तरह के लोग पाए जाते हैं। किसी की वाणी में बहुत मिठास होती है और किसी की वाणी के अंदर बहुत अधिक कड़वाहट होती है। तो ये हमारे व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है कि अगर हम मीठी वाणी में बात करेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, हमारा व्यवहार अगर स्नेहपूर्ण होगा, सबके साथ हितकारी रहेगा, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ है समाज में लोग हैं वो अच्छा व्यवहार करेंगे, उसके साथ उसके लिए आदर और सम्मान की सोच रखेंगे। ठीक है, और वहीं अगर हम कर्कश वाणी में अपनी बात कहेंगे, बिना सोचे विचारे कुछ भी कहेंगे, तो ऐसे में जो कही गई जो बात है वो अप्रिय लगती है, वो कड़वी लगती है। और इसी के आधार पे कवि ने जो जुबान, या कह सकते हैं कि वो एक उदाहरण दिया है कि रसनारा गुण राज्या, कि रसना अर्थात जुबान यानी मीठी वाणी का ही जो गुण है, उसी के आधार पे व्यक्ति सद्व्यवहार से कोई व्यक्ति मित्र बन जाता है, और दुर्व्यवहार के कारण कोई व्यक्ति आसानी से शत्रु बन जाता है। तो आपसी प्रेम और व्यवहार में वाणी का अत्यंत महत्व है, ये कवि ने समझाने का प्रयास किया है। तो हमेशा हमें बोलते समय सही अवसर पर और स्थान का ध्यान रखना चाहिए, और मधुर वाणी में अपनी बात को कहना चाहिए। और वाणी द्वारा ही मनुष्य समाज में सम्मान प्राप्त करता है, और जिस प्रकार से कोयल अपने प्रेम भाव से सबको प्रसन्न कर देती है, तो ऐसे ही मीठी वाणी वाला मनुष्य भी समाज में सबको प्रसन्न रखता है, उसके संबंध है वो अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, और कवि ने उदाहरण भी दिया है कि एक और उदाहरण है कि पाटा पीड़ उपाव, जिसमें भी उसने कड़वी वाणी की ही बात की है कि
कि चोट है, पीड़ा है या तलवार के घाव को तो फिर भी औषधि के आधार पर ठीक किया जा सकता है, लेकिन कटु या कठोर वाणी के घाव जो कष्ट देते हैं, हृदय के अंदर वेद देते हैं, उन घावों को कभी भी कोई भी औषधि है वो ठीक नहीं कर सकती, बल्कि जीवन पर्यंत उनकी यादें हैं वो हमें पीड़ा देती रहती है। तो ये हो गया आपका जो है 12वां प्रश्न। अब सप्रसंग व्याख्या, ये आप स्वयं करेंगे। प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है और विशेष लिखना है। अगर आपने इस पाठ को समझा है और पढ़ा है तो इसको आगे सोठों को समझाया गया है, उसी के आधार पे आप इसकी व्याख्या है स्वयं ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था प्रश्नोत्तर किताब के। इसके अलावा बाकी अन्य प्रश्नोत्तर जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो हम बाद में समझेंगे।